Hello, I am Naman Malpani. I have recently qualified my CA finals with All India Rank 45 and today to continue our audit revision series, our today's topic is liabilities of auditor. So let us start with our discussion. So what do we mean by the term professional negligence? It is given on the page number 14.4. So negligence means that there should be an existence of duty and we have breached it out, so the occurrence of breach, and the third one important aspect is the loss or detriment due to such breach. मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए. अब जब हमने ये ड्यूटी फुलफिल नहीं करी तो ड्यूटी या ब्रीच हुआ और उस ब्रीच की वजह से क्या हुआ, लॉस और डेट्रीमेंट हुआ. दिस इज नोन एज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस. ठीक है, तो देखो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन क्या है. एग्जिस्टेंस प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है ना, नेग्लिजेंस विच इज कल्पेबल जनरली कंसिस्ट ऑफ अंडर मेंशन थ्री एलिमेंट्स. The first one mean existence of duty, the breach of such duty and the occurrence of loss due to such breach is known as professional negligence. So existence of duty, occurrence of a breach of such duty and the loss or detriment being suffered by the party to whom the duty was owed as a result of negligence. So our focus would be to whom the duty was owed. सबसे पहले देखो existence of duty, ठीक है, फिर उसका breach हुआ and breach की वजह से loss हुआ. तो अब हमारा क्वेश्चन ये आता है टू whom द ड्यूटी वॉज ओड. अब देखो इसमें तीन केसेस है. क्या है, इसमें एक इंग्लिश सीन है, एक अमेरिकन सीन है, एक इंडियन सीन है. तो इंग्लिश सीन क्या बोलता है, इंग्लिश सीन ये बोलता है कि जैसे मान लो कि जो ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो किसके बीच में हुआ, कंपनी एंड ऑडिटर के बीच में. सो द ऑडिटर विल बी लायबल ओनली टू द कंपनी एंड नो थर्ड पार्टी कैन क्लेम that auditor was guilty. मतलब सिर्फ कंपनी ही ये क्लेम कर सकती है that the auditor would have been guilty. So no third party who is not a party to the contract, that is privity of contract. आपने पढ़ा होगा सीपीटी में privity of contract, मतलब जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही, no third party can enforce the contract. तो इंग्लिश सीन क्या बोलता है, मान लो ऑडिटर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ and the fault is of auditor, so no third party can claim damages from the auditor. So it's only the company that can claim damages from the auditor. That was about the English scene. Now coming on to the American scene, there is a concept of the primary participant. Let us move to that page. So we have understood that there should be an duty, there should be occurrence of breach of such duty, and due to the occurrence of breach there should be a loss और डेट्रीमेंट टू द पार्टी टू होम द ड्यूटी वॉज ओड. ठीक है, अब ये ड्यूटी किसे ओ होती है, मतलब कौन, मतलब ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू होम. तो इंग्लिश सीन ये बोलता है कि अपनी ड्यूटी सिर्फ उसी के लिए है जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है. ठीक है, अब अमेरिकन सीन क्या बोलता है, ठीक है, अब अमेरिकन सीन ये बोलता है कि देखो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके साथ तो है ही है, साथ साथ में अगर कोई प्राइमरी बेनिफिशियरी है, मतलब हमें पता है ये अकाउंट्स इसलिए ऑडिट हो रहे हैं कि ये बैंक में लोन लेने के लिए जाएगा, तो हमें ये पता है कि प्राइमरी बेनिफिशियरी के लिए अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी बेनिफिशियरी के लिए भी हो जाती है. आइडेंटिफाइड टू द ऑडिटर बाय द नेम प्रायर टू द ऑडिट. अगर हमें ये बताया गया है कि हम ये ऑडिट इसलिए करवा रहे हैं कि हमें बैंक से लोन लेना है, द बैंक वुड बी द प्राइमरी बेनिफिशियरी एंड द कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बीन एंटर्ड बिटवीन द ऑडिटर एंड द कंपनी. सो मतलब ड्यूटी यहाँ पे किसको ओड है, एक कंपनी को ओड है, एक उस बैंक वाले को ओड है, क्योंकि ही इज द प्राइमरी बेनिफिशियरी एंड अदर बेनिफिशियरी द ऑडिटर इज नॉट लायबल. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, रेड विथ two cases, English scene and the American scene. Now we have to move on to the Indian scene. ये इंडियन सीन में केस हो रखा है CIT वर्सेस M डांडेकर. ठीक है, तो ये क्या था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस GM डांडेकर. इस केस में हुआ क्या, इस केस में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको समझना पड़ेगा. इस केस में हुआ क्या, इस केस में ये हुआ कि मान लो दो पार्टीज है. ठीक है, एक पार्टी ने जो इसका असेसी GM डांडेकर क्या था, ही वॉज अ चार्टर अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. अब इसका जो क्लाइंट था ही हैड मेंटेन 2 बुक्स ऑफ अकाउंट. अब लेकिन उसने क्या किया, जो ऑडिट कराई वो वन सेट था जिसमें रेवेन्यू थोड़ा सा शॉर्ट बुक था. ठीक है, तो उसने वो GM डांडेकर सर से ऑडिट करवा दिया. तो अब CIT के सामने CIT ने हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में ये कंप्लेन करी कि इन डांडेकर साहब जी ने, इन्होंने आपका क्या बोलते हैं,
मतलब वो दूसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे ही नहीं। तो क्या ये गलती डांडेकर साहब की है कि इन्होंने दूसरी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देखी, इन्हें जबकि पता ही नहीं था कि ये दो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो कोर्ट ने बोला मिस्टर डांडेकर वॉज नॉट guilty। तो इन्होंने बोला वी डू नॉट एग्री दैट द रेस्पोंडेंट इज अंडर एनी सच ड्यूटी टू द डिपार्टमेंट एंड देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ नेग्लिजेंस अराइजेस। अगर इसी में डांडेकर साहब मिले होते, अगर उन्हें पता होता कि दो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड है, तो शायद आई एम नॉट श्योर वेदर द कोर्ट वुड हैव फाउंड गिल्टी। क्योंकि हमारे इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश सीन के हिसाब से चले तो इंग्लिश सीन में क्या होता है कि सिर्फ डिपार्टमेंट ऑडिटर को स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड ऑडिटर। लेकिन हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। तो हम यही याद रखेंगे सीआईटी वर्सेस डांडेकर के केस लॉ में क्या था, दो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन थी एंड द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट द ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर ऑडिटर को पता ही नहीं है कि दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि वो दूसरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब ही हैड नो फॉल्ट इन इट। तो अभी तक हमने क्या क्या लर्न किया। सबसे पहले हमने समझा प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या होती है। द फर्स्ट वन, देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी, देयर शुड बी अ ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी एंड ड्यू टू सच ब्रीच देयर वुड बी लॉस और डेट्रीमेंट टू द पार्टी टू whom the duty was owed. So now the question arises, to whom the duty was owed. It would be covered within the three different scenarios. The first one being the English scenario where the privity of contract prevails and the auditor would be liable only to the party who had made contract with it and not to the third party. In the American scene, it would be primary beneficiary and the person with whom I had made the contract. So I am responsible to both the one whom with I have entered the contract and the second one being identified as the primary beneficiary. The third one being the Indian scenario where we have to learn that there was only one case law in it, that is the CIT versus DM Dandegar. Where the assessee maintained two books of account, the auditor was not aware, so the court held that the auditor cannot be held liable for such negligence because he did not know that the assessee maintained two books of account. So it was about CIT versus DM Dandegar. This would be an important case law for your examinations. Now we move on to the civil liabilities under the Companies Act, civil and the criminal liabilities under the Companies Act. So now we move on to section number 35 of the Companies Act which covers the civil liabilities. So अब देखो इसमें क्या लिखा है, जहाँ पे एक बंदे ने where a person has subscribed, मतलब उसने सब्सक्राइब किया है, क्या किया है, सब्सक्राइब securities on the basis of any statement, on the basis of any statement or the inclusion or omission of any matter, ठीक है ना, जो कि misleading था and has sustained loss। मतलब क्या हुआ, कोई statement थी जो कि misleading थी या कोई inclusion या था या omission था जो कि misleading था and मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए and has sustained any loss or damage। तो जो पर्सन जो कि डायरेक्टर था एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, है ना, ऑथराइज्ड हिम, जिसने ऑथराइज किया था टू बी नेम्ड एंड इज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और हैज एग्रीड टू बिकम सच डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर या फिर जिसने ये एग्री किया था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा वो भी, ठीक है, प्रमोटर, है ना, ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जिन जिन बंदों ने ऑथराइज किया है इस इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस को इज एन एक्सपर्ट जो कि रेफर टू इन सेक्शन 26 सब सेक्शन 5। तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है, डायरेक्टर, प्रमोटर, जो जिनने ऑथराइज किया है एंड एक्सपर्ट रेफर्ड टू अंडर 26 सबसेक्शन 5। तो ना, तो विदाउट प्रेजुडिस टू एनी पनिशमेंट, ठीक है, टू विच एनी पर्सन मे बी लायबल अंडर सेक्शन 36 बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस और डैमेज। मतलब उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ सच लॉस और डैमेज। ये कहाँ पे लिखा है, पैरा क्लॉज नंबर 3 में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो वो बंदा एवरी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी for all or any of the loss or damage that may have been incurred by any person who subscribed to the securities on the basis of such prospectus। तो ये देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो डायरेक्टर, प्रमोटर, जिन बंदों ने ऑथराइज किया है एंड एक्सपर्ट रेफर टू अंडर 26 सबसेक्शन 5, अगर उसमें कोई स्टेटमेंट इंक्लूडेड है या फिर इंक्लूजन है या ओमिशन है जो कि मिसलीडिंग है और उसे लॉस हुआ है, तीन कंडीशन, स्टेटमेंट है या इंक्लूजन है या ओमिशन है जो कि मिसलीडिंग है एंड हैज सस्टेन्ड लॉस। तो ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। मतलब क्या क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए, है ना, या इंक्लूजन होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए, और जो कि मिसलीडिंग है और जिसकी वजह से लॉस हुई या डैमेज हुआ है, तो द कंपनी एंड एवरी पर्सन, ठीक है, कंपनी एंड एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर, प्रमोटर,
ऑथराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज एन एक्सपर्ट विल बी लायबल, है ना। तो ये सारी चीजें होगी। अब आप देखो इसमें कौन कौन लायबल नहीं होगा। जिस बंदे ने बोला था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, ही विड्रू हिज कंसेंट बिफोर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड दैट इट वाज इशूड विदाउट हिज अथॉरिटी और कंसेंट। मतलब जिसने बोला था मैं डायरेक्टर बनूंगा, उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली थी बिफोर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। या फिर जिसने ये बोला कि जो ये बोलता है कि प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, मुझे नहीं पता कि ये प्रोस्पेक्टस कब इशू हुआ, ठीक है। एंड दैट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस इशू ही गिव अ पब्लिक नोटिस दैट इट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, कि ये मेरी बिना नॉलेज के इशू हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि जिसने पहले बोला था मैं डायरेक्टर बनूंगा, उसने प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले ही अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली। या फिर ठीक है कि जिसकी बिना नॉलेज या बिना कंसेंट के ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, तो उसने जल्दी से जल्दी, जब भी उसे ये पता चला कि उसने क्या किया, पब्लिक नोटिस दिया दैट इट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, ठीक है। एज regards every misleading statement purported to be made by an expert, ठीक है, or containing what purports to be a copy of or an extract from a report or valuation of an expert, it was correct and fair representation of this statement or a correct copy of or a correct and fair extract from the report of the evaluation, and he had reasonable ground to believe and did up to the time of the issue of the prospectus believe that the person making the statement, ठीक है, was competent to make it and that the said person had given the consent required by this to the issue of prospectus and had not withdrawn the consent before delivery of a copy of the prospectus for registration or to the defendant's knowledge before allotment therein। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई देखो, है ना, कि जो उसने मतलब जिस बंदे ने ये रिपोर्ट करवाई एक्सपर्ट की, तो उसे ये लग रहा था, उसे रीजनेबल ग्राउंड था कि भाई ये जो स्टेटमेंट वो बोल रहा है दैट इज ट्रू, ठीक है, एंड डिड अप टू द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस बिलीव्ड इट टू बी ट्रू, ठीक है, एंड ही वाज द पर्सन मेड इन द स्टेटमेंट वाज कॉम्पिटेंट टू मेक इट एंड हैड गिवन द कॉन्सेंट, ठीक है, उसने कॉन्सेंट दी है, ठीक है, एंड कॉन्सेंट दी है and he had not withdrawn the consent before the delivery of a copy of the prospectus for registration। मतलब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले स्टेटमेंट इंक्लूजन ओमिशन दैट इज मिसलीडिंग एंड हैज सस्टेन्ड लॉस इन द कंपनी एंड सच अदर पर्सन दैट इज डेटा डायरेक्टर, the person who authorized the issue of prospectus, expert referred to under section 26 subsection 5 and a promoter would be liable under section 35 of the Companies Act to the extent of such loss. He would not be liable if he had withdrawn after giving his consent, had that having consented to become a director of the company, he withdrew his consent before the issue of prospectus, या फिर it was issued without his knowledge or consent and on becoming aware of that he gave public notice to that extent, and जो कि एक्सपर्ट की स्टेटमेंट मैंने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करी, द एक्सपर्ट वाज कॉम्पिटेंट, है ना, एंड ही हैड गिवन कंसेंट टू द सेड स्टेटमेंट, कंसेंट रिक्वायर्ड, जो उसने कंसेंट देनी थी वो दी थी, and had not withdrawn that consent before delivery of a copy of the prospectus for registration. So this is the civil liability under section 34 of the Companies Act. 35, I am sorry, it's 35, section 35 of the Companies Act. Now we move on to section number 34 of the Companies Act, which talks about the criminal liability. तो ये बोलता है जहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस इशू होता है, सर्कुलेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसमें एक स्टेटमेंट है जो कि या तो अनट्रू है या फिर मिसलीडिंग है। मतलब स्टेटमेंट है जो कि अनट्रू या मिसलीडिंग है, या फिर कोई इंक्लूजन है या कोई ओमिशन है, ठीक है, विच इज लाइकली टू मिसलीड, ठीक है। एवरी पर्सन हु ऑथराइजेज, यहाँ पे क्या है, जो हर बंदा जो ऑथराइज करता है। सेक्शन 35 में कौन था, कंपनी एंड एवरी पर्सन, जो कि डायरेक्टर था, पर्सन हु ऑथराइजेस था, प्रमोटर था एंड एक्सपर्ट था। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो पर्सन हु ऑथराइजेस द इश्यू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। मतलब स्टेटमेंट इंक्लूजन ओमिशन जो कि मिसलीडिंग करता है। ऊपर वाले में क्या था, सस्टेन लॉस भी करना था, उसे सस्टेन लॉस भी करना था, ठीक है। फर्क क्या क्या है, ऊपर वाले में सस्टेन लॉस करना था, यहाँ पे सस्टेन लॉस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेक्शन 34 में, ठीक है। और उधर क्या था, कौन कौन से पर्सन लायबल थे, कंपनी एंड एवरी पर्सन, जो कि डायरेक्टर था, एक्सपर्ट था, प्रमोटर था, या फिर क्या बोलते हैं जिसने ऑथराइज किया था। यहाँ पे कौन लायबल है सेक्शन 34 में, सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल लायबिलिटी। तो जो जिस बंदे ने ऑथराइज किया, ही वुड बी ओनली लायबल फॉर एन एक्शन अंडर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। और ये भी लायबल नहीं होगा, ठीक है, अगर ये जो स्टेटमेंट या जो ओमिशन था वो इममटीरियल था, या फिर उसे ये रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था, ठीक है, दैट द स्टेटमेंट वाज ट्रू और द इंक्लूजन और ओमिशन वाज नेसेसरी, ठीक है। तो ऊपर वाले की 3 एक्सेप्शन, यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सेप्शन। क्या कि वो भाई जो स्टेटमेंट था
वो जो था, जो स्टेटमेंट या ओमिशन जो था वो इमटेरियल था, या फिर दैट द स्टेटमेंट वाज ट्रू और द इंक्लूजन और ओमिशन वाज नेसेसरी अप टू द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो सेक्शन 35 वर्सेस सेक्शन 34। सेक्शन 35 में क्या था? स्टेटमेंट ओमिशन इंक्लूजन दैट इज मिसलीडिंग एंड हैज सस्टेन्ड लॉस, देन हु विल बी लायबल? डायरेक्टर विल बी लायबल, promoter will be liable, any person who is authorized will be liable, any person who is authorized, an expert would be liable. In section 34 it would be only the person who is authorized would be liable under section 34 of the Companies Act. Now we move on to section 448 of the Companies Act, जो कि ये बोलता है कोई भी रिटर्न जैसे कि एनुअल रिटर्न, रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, कोई भी सर्टिफिकेट दैट इज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, एंड एनी पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट, जो बंदा उसमें स्टेटमेंट देता है विच इज फॉल्स इन एनी मटीरियल पर्टिकुलर नोइंग इट टू बी फॉल्स, जो कि जानबूझ के गलत स्टेटमेंट देता है, या कि कोई एक ऐसी विच ओमिट एनी मटीरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी मटीरियल, मतलब उसे पता है कि इस स्टेटमेंट में कोई एक मटीरियल फैक्ट नहीं आ रहा है, जो कि वो जानता है कि ये मटीरियल है, तब भी वो नहीं देता है, ही शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। तो अभी हमने सेक्शन 34 में भी पढ़ा दैट ही विल बी liable under section 447 and 448 में भी पढ़ा that he will be liable under section 447 of the Companies Act। अब अपन चलते हैं what is the section 447 of the Companies Act। अब सेक्शन 447 में ये लिखा है कि 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर से अगर ऊपर का फ्रॉड किया आपने, अगर आपने इससे ऊपर का फ्रॉड किया कितने से कि भाई 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर से आपने ऊपर का फ्रॉड किया है, मतलब 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर से विच एवर इज लोअर का ऊपर, मतलब मान लो 1% ऑफ टर्नओवर, मतलब मान लो 300 करोड़िया टर्नओवर है, ठीक है, तो 300 करोड़ या 1% क्या हुआ? 3 करोड़, तो 10 लाख या फिर 3 करोड़ विच एवर इज लोअर, मतलब 10 लाख, तो 10 लाख से ऊपर का फ्रॉड है, तो भाई क्या करना है? शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। कितने महीने की सजा होगी? 6 महीने से लेके 6 मंथ से लेके 10 साल तक की सजा हो सकती है, एंड शैल ऑल्सो बी टू लाइबल टू अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड बट मैक्सिमम टू 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। तो अगर मैं इसे समराइज करना चाहूं, है ना, और यहाँ पे एक प्रोविजो भी है कि अगर इस वाले ऊपर वाले में पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है तो ही वुड बी लाइबल फॉर अ पनिशमेंट ऑफ मिनिमम 3 years। ये जो 6 महीने है ना, यहाँ पे जो 6 महीने हैं, ठीक है, इट विल टर्न टू 3 years, है ना। तो फंडा क्या है? फंडा ये है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट रुको। 10 lakhs और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर से ऊपर का फ्रॉड है तो 6 महीने से 10 साल तक की सजा हो सकती है। 1 टाइम से 3 टाइम्स जो कि अमाउंट ऑफ फ्रॉड है उसके ऊपर आपको क्या लग सकती है? पेनल्टी लग सकती है। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो ये जो 6 महीने हैं ये मिनिमम 3 साल हो जाएगा, 3 साल से 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तो ये तो लिखा है जब 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर से विच एवर इज लोअर से ऊपर का फ्रॉड है। अगर 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर से नीचे का फ्रॉड हो एंड ये देखो ध्यान से पढ़ो, एंड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, तो मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट हुआ तो मिनिमम 3 साल की सजा होनी ही होनी है क्योंकि वो ऊपर वाले प्रोविजन में कवर हो जाएगा। ठीक है, एनी पर्सन गिल्टी ऑफ सच फ्रॉड शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट हो सकती है कितने साल तक की? 5 साल तक की, मतलब क्या पता 0 ही हो या फिर 5 साल भी हो सकती है। और मतलब यहाँ पे कंपल्सरी है कि फाइन लगाना ही लगाना है, मतलब या तो इंप्रिजनमेंट हो सकती है या फाइन लग सकता है कितने रुपए तक का? 50 लाख रुपए तक का, या फिर दोनों ही लग सकते हैं। तो है ना, इंप्रिजनमेंट हो सकती है कितने साल तक की? 5 साल तक की, या फिर 50 लाख रुपए, या फिर बोथ। मतलब यहाँ पे 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर से लेस है प्लस डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, तो 50 लाख तक का फाइन लग सकता है, 50 लाख तक का फाइन लग सकता है, 5 साल तक की जेल हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं, या मतलब दोनों में ऑप्शन है। ठीक है, तो ये अब हमारा हुआ सेक्शन 447 कंप्लीट। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, सेक्शन 34, सेक्शन 35, सेक्शन 448, सेक्शन 447, साथ में हम एक सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 भी अभी पढ़ लेंगे थोड़ी देर में, तो वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 पहले अपन समझ लेते हैं। सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है? जहाँ पे ट्राइब्यूनल क्या
ट्राइब्यूनल ईदर सुओ मोटो, या तो खुद या फिर ऑन एन एप्लीकेशन, कौन एप्लीकेशन कर सकता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है या कोई और पर्सन कर सकता है। तो मतलब ट्राइब्यूनल या तो सुओ मोटो या कोई एप्लीकेशन बाय सीजी और बाय एनी अदर पर्सन कंसर्न, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है दैट द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, ठीक है, उन्होंने फ्रॉडुलेंट मैनर में कोई काम किया है, ठीक है, इन रिलेशन टू द कंपनी और इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, इट में बाय ऑर्डर, वो क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा और डायरेक्ट करेगा कंपनी को टू चेंज इट ऑडिटर, ट्राइब्यूनल इधर सुओ मोटो और एन एप्लीकेशन बाय सीजी और एनी अदर पर्सन कंसर्न, अगर उसे लगता है ऑडिटर हैज डन auditor has acted in a fraudulent manner in relation to the company or its directors or officers, it may by order pass करेगा direct the company to change its auditors, ठीक है, मतलब कंपनी को बोलेगा बेटा चेंज करो ऑडिटर, ठीक है। अगर लेकिन if the application is made by the CG, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब देखो मैंने बोला ट्राइब्यूनल इधर सुओ मोटो और एन एप्लीकेशन बाय सीजी, ठीक है, या फिर एनी अदर पर्सन कंसर्न, अदर सीजी ने एप्लीकेशन करी है एंड द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड, मतलब दोनों कंडीशन, सीजी ने एप्लीकेशन करी और ट्राइब्यूनल को ये लगता है दैट एनी चेंज ऑफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, इट शैल विद इन 15 डेज, यहाँ पे देखो 15 डेज की रिक्वायरमेंट है, ऊपर वाले में 15 डेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन मेक एन ऑर्डर, यहाँ पे भी ऑर्डर पास होगा दैट ही शैल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर, मतलब यहाँ पे देखो उधर ऑर्डर किसको दिया जा रहा था, कंपनी को दिया जा रहा था, यहाँ पे ऑर्डर को बोला जाया गया है कि भाई तू काम नहीं करेगा, ही शैल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर एंड द सीजी में अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस, मतलब क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस, ठीक है, जो ऑडिटर इस वेदर एन इंडिविजुअल और फर्म, ठीक है, जिसके अगेंस्ट इस सेक्शन में ऑर्डर पास हुआ है, शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर एंड द ऑडिटर शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447, मतलब 5 साल जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ उसके बाद आप काम नहीं कर सकते, एंड ही शैल ऑल्सो बी लायबल अंडर सेक्शन 447। तो देखो मैंने बोला क्या 5 साल तक वो काम नहीं कर सकता एंड ही शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जिसमें ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो गया है उसमें तो वो करता रहेगा, लेकिन वो नया अपॉइंटमेंट नहीं लेगा, शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, जो पुराना है वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो अब देखो मैं रिवाइज कर देता हूँ, सेक्शन 34, सेक्शन 34, सेक्शन 35 एंड सेक्शन 35, फिर मैंने क्या पढ़ा आपने, सेक्शन 35, सेक्शन 34 पढ़ा अपन ने, फिर सेक्शन 448 पढ़ा, 448 के बाद अपन ने 447 पढ़ा एंड सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 पढ़ा। तो ये हमारे कुछ बहुत सेक्शंस थे जो आपको लर्न करने हैं, तो 140 सब सेक्शन 5 भी हमारा कवर हो जाता है। अब नाउ वी विल मूव ऑन टू केसेस, वी विल मूव ऑन टू द लाइबिलिटीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, है ना। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन 288। 288 क्या है, इनकम टैक्स में वो सेक्शन है जिसमें हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, मान लो एक एसएससी के ऊपर केस लगा तो मैं सीए उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं केस को रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये उसके बारे में है। तो सेक्शन 288 क्या बात करता है, तो सेक्शन 288 ये बोलता है कि जो भी बंदा कभी डिसमिस हुआ है गवर्नमेंट सर्विस से वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जो बंदा कॉन्विक्ट हुआ है किसी भी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में या जिसके ऊपर कभी भी पेनल्टी लेवी हुई है अदर देन पेनल्टी अंडर सेक्शन 271, तो वो बंदा कभी भी प्रेजेंट नहीं कर सकता। जो बंदा कॉन्विक्ट हुआ है इन रिलेशन टू एनी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग या जिसके ऊपर पेनल्टी लगी है अदर देन अंडर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1, या जो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, या जो बंदा कोर्ट के द्वारा कॉन्विक्ट किया गया है फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, मतलब जो बंदा कॉन्विक्ट किया गया है बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। तो अब 4 बंदे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इनके लिए टाइम लिमिट कहां पे दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, फॉर ऑल टाइम्स इन केस ऑफ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज ए, मतलब जो बंदा गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया है वो जिंदगी में कभी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में अपीयर नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर जो बंदा, ठीक है, जो बंदा कॉन्विक्ट हुआ है किसी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में, ठीक है, जो बंदा कॉन्विक्ट हुआ है किसी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में या किसी के ऊपर पेनल्टी लगी है अदर देन पेनल्टी, है ना, जिसे बंदे को पेनल्टी लगी अंडर दिस एक्ट, मतलब अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, अदर देन पेनल्टी अंडर सेक्शन 271, ठीक है, तो वो बंदा उस उतने टाइम तक नहीं रिप्रेजेंट हो सकता जितने टाइम तक प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, ठीक है, जो ऑर्डर है उसमें लिखते हैं, ठीक है भाई। ऑर्डर मतलब देखो जो बंदा कॉन्विक्ट हुआ है किसी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में, ठीक है, या जिसके ऊपर पेनल्टी लेवी की गई है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो उतने टाइम तक अपीयर नहीं हो सकता जितना टाइम पीसीआईटी,
CCIT, PCIT, CIT, तो वो जितना टाइम बताएंगे उतने टाइम तक वो अपीयर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर तीसरा बंदा कौन था, जो कि बंदा इंसॉल्वेंट है, तो फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द इंसॉल्वेंसी कॉन्टिन्यूज, मतलब जितने टाइम वो इंसॉल्वेंट रहा उतने टाइम, इंसॉल्वेंसी खत्म होने के बाद वो अपीयर हो सकता है, ठीक है। और जो बंदा कॉन्विक्टेड रहा फॉर अ फ्रॉड, ठीक है, क्लॉज नंबर डी, जो बंदा कॉन्विक्टेड रहा फ्रॉड रहने के लिए, तो वो कितने टाइम के लिए नहीं अपीयर हो सकता, 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्विक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज डी, मतलब जो बंदा फ्रॉड करता है वो 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्विक्शन वो अपीयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फंडा हुआ। अब सेक्शन 288 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, अगर मान लो लीगल प्रैक्टिशनर, एग्जांपल एडवोकेट या फिर कोई अकाउंटेंट, मतलब चार्टर अकाउंटेंट, अगर वो कभी भी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होता है इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी और उसे किसी अथॉरिटी, जो कि एक इंस्टीट्यूट है इस बंदे का, मतलब जैसे ICI हो गया, ठीक है, ICI ने कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर कोई पेंडिंग है, ठीक है, अगेंस्ट हिम, ठीक है, बाय एन अथॉरिटी, ठीक है, मतलब वो क्या है, गिल्टी प्रूव हो गया, ठीक है, अगर वो गिल्टी प्रूव हो गया, ठीक है, बाय एन मतलब जब इंस्टीट्यूट ने किसी सी के ऊपर इंक्वायरी बैठाई तो वो गिल्टी प्रूव हो गया, तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने भी अपीयर नहीं कर सकता, ठीक है। ये शैल हैव द इफेक्ट इन रिलेशन टू हिज राइट टू अटेंड बिफोर एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, मतलब वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अगर लीगल प्रैक्टिशनर या अकाउंटेंट उसके कोई इंस्टीट्यूट ने उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ली और उसमें वो गिल्टी पाया गया, तो वो कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने जो प्रोसीडिंग चल रही है वो उसे अटेंड नहीं कर सकता। शैल हैव इफेक्ट इन रिलेशन टू हिज राइट टू अटेंड बिफोर एन इनकम टैक्स अथॉरिटी एज इट हैज इन रिलेशन टू हिज राइट टू प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब अगर उसे राइट टू प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगा दी तो वो राइट टू रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता, ठीक है। और जो बंदा लीगल प्रैक्टिशनर या अकाउंटेंट नहीं है, जिसे गिल्टी पाया गया है मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू एनी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, ठीक है, तो वो इतने टाइम तक, जितना टाइम कौन बता दे, चीफ कमिश्नर या कमिश्नर, ठीक है, में डायरेक्ट, ठीक है, वो उतने टाइम तक डिस्क्वालीफाइड है फ्रॉम बीइंग रिप्रेजेंट इन द असेसी। तो ये हमारा ये सारा 288 हो गया। तो 288 में क्या क्या है, जो बंदा गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया कितने टाइम तक, जिंदगी भर तक, ठीक है। जिस बंदे को कॉन्विक्ट किया गया किसी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के अंदर, तो भाई जितना टाइम PCIT, CCIT, कमिश्नर, CIT, PCIT, तो जितना टाइम ये बता दे तो उतने टाइम तक वो नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आपका हुआ आपका जो बंदा इंसॉल्वेंट बन गया है, जिस बंदे को कॉन्विक्ट किया गया है बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व इन फ्रॉड, तो 10 साल तक, जिस दिन मतलब जिस दिन कॉन्विक्शन हुआ उसके 10 साल तक वो नहीं कर सकता। तो ये सेक्शन 288 हो जाता है अपना। अब अपन चलते हैं सेक्शन नंबर 278 की ओर, ठीक है। तो कोई भी बंदा किसी बंदे को इंड्यूस करता है या अबेग करता है, मतलब उसकी हेल्प करता है, ठीक है, किसी पर्सन को, मतलब किसी अनादर पर्सन को, मतलब एक CA हेल्प करता है किसी अनादर पर्सन को कि भाई वो एक ऐसा अकाउंट बनाए, ऐसी स्टेटमेंट बनाए या ऐसी डिक्लेरेशन बनाए, ठीक है, ऐसा अकाउंट बनाए, ऐसी स्टेटमेंट बनाए, ऐसी डिक्लेरेशन बनाए रिलेटिंग टू एनी इनकम जो कि फॉल्स है, या जो उसे एंड विच ही इधर नोज टू बी फॉल्स, विच इज फॉल्स एंड विच ही नोज टू बी फॉल्स, ठीक है, मतलब जिसे वो जानता है ठीक वो फॉल्स है, ठीक है, तो उसे लायबल होगा वो कितने रुपए के लिए, अगर वो देखो वो कितने टाइम के लिए, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को इंड्यूस करता है कि भाई वो कोई ऐसी स्टेटमेंट बनाए, कोई ऐसा अकाउंट बनाए, ऐसी कोई डिक्लेरेशन बनाए, ठीक है, जो कि फॉल्स है और वो जानता है कि ये झूठी है, ठीक है, तो वो कितने रुपए के लिए फाइन है। अगर मान लो जहां पे टैक्स, पेनल्टी या इंटरेस्ट जो कि इवेड होना है, यहाँ पे क्या देखना है, अमाउंट ऑफ टैक्स देखना है, ना कि इनकम का अमाउंट देखना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट जो कि इवेड हो सकता है, ठीक है, विलफुली अटेम्प्टेड एक्सीड्स 25,100,000 रुपीज, मतलब 25 लाख रुपए से अगर ज्यादा टैक्स इवेड होना है तो उसे इंप्रिजनमेंट होगी, नॉट लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, ठीक है, 6 मंथ से 7 ईयर्स एंड विद फाइन, ठीक है। और अगर दूसरा केस है तो 3 मंथ से 2 ईयर्स एंड विद फाइन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर कोई बंदा दूसरे बंदे को इंड्यूस करता है कि वो कोई ऐसा अकाउंट दे, ऐसी स्टेटमेंट दे, ऐसी डिक्लेरेशन दे जो कि वो जानता है कि फॉल्स है और वो बोलता है कि फॉल्स ही दे दे, ठीक है ना, तो फिर और उसमें जो टैक्स इवेड होना है वो 25 लाख से ज्यादा है तो 6 महीने से 7 साल की सजा हो सकती है प्लस फाइन होगा। अगर 25 लाख से कम का टैक्स इवेजन है तो भाई 3 महीने से 2 साल तक की सजा एंड विद फाइन, है ना। तो ये सेक्शन 278 हो जाता है। अब अपन बढ़ते हैं रूल 12 में। रूल 12 आपने देखा होगा, कई एसएससी सीए के ऑफिस में आते, अपने सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं और बोलते हैं सीए जी आप मेरी रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो वो मतलब सीए के पास क्या होता है, सारा डेटा होता है। तो अंडर दिस रूल चार्टर अकाउंटेंट जो कि हु एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैज प्रिपेयर्ड द रिटर्न फाइल्ड बाय द एसएससी, मतलब उसने रिटर्न प्रिपेयर करी है तो उसे वो सारा डेटा देना पड़ेगा। द पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट सप्लाइड टू हिम बाय द एसएससी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रिटर्न। जो एसएससी
मेरे पास लेके आया था सारा डॉक्यूमेंट, तो वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं उसे सप्लाई करूँ, ठीक है। और कभी भी अगर इसे क्या माना जाएगा, इट्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 277, और अगर कभी भी स्टेटमेंट में इस गलती आई तो ऊपर वाले क्लॉज की सजा लग सकती है कि भाई 6 महीने से 7 साल की सजा हो सकती है ना, तो 7 years एंड फाइन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, रूल 12 ये बोलता है कि जो असेसी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स लाता है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी हमसे वो डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकती है, बस सिंपल सा फंडा ही है, ठीक है। 271 ये बोलता है कि भाई अगर कोई अकाउंटेंट या कोई मर्चेंट बैंकर या रजिस्टर्ड वैल्यूअर की कोई सर्टिफिकेट में या कोई रिपोर्ट में कोई गलत इंफॉर्मेशन होती है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट और सर्टिफिकेट, तो क्या बोल सकते हैं, द असेसिंग ऑफिसर और द कमिश्नर अपील्स, ठीक है, में डायरेक्ट हिम टू पे अ सम ऑफ 10,000 रुपी, वेरी इंपॉर्टेंट, 10,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है फॉर ईच सच रिपोर्ट और सर्टिफिकेट बाय वे ऑफ पेनल्टी। ये 271 जे भी हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने 288 पढ़ा, ठीक है, 288 पढ़ा, 278 पढ़ा, तो रूल 12 ए पढ़ा एंड 271 जे पढ़ा। तो होप यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि कितना आपको ये समझ आया चैप्टर, तो ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। तो थैंक यू गाइज।